हो जाएगा केमिस्ट्री में। देखो, ये पाठ पहले हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, तब इसके बाद तुरंत न्यूमेरिकल खूब लगाएंगे हम लोग। ये पाठ हमें दिखा रहा है कि इस पाठ में हमें क्या क्या पढ़ाई करनी है। तो आइए सबसे पहले इसकी हम शुरुआत करते हैं, इस पाठ की। देखो, ये पाठ का नाम है बिलियन, और बिलियन कितने हेडिंग महत्वपूर्ण है, आप इतना याद रखेंगे तो आपका पूरा याद हो जाएगा मुँह ज़बानी का। वो सखी आगे बढ़ हूँ। तो पहले आते हैं बिलियन। देखो, बिलियन का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में या अनिश्चित अनुपात में या कैसे भी मिला देते हैं तो उसी को हम लोग बिलियन कहते हैं। लेकिन वो समांगी होना चाहिए। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम लोग मिला देते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, बिलियन। लेकिन बिलियन कैसा होना चाहिए, समांगी। जैसे जैसे अगर आप पानी में चीनी मिला देते हैं तब पूरा चीनी उसमें घुल जाना चाहिए। जब पूरा चीनी उसमें घुल जाएगा तभी हम इसको कहेंगे कि ये बिलियन है। या चाय जो आप बनाते हैं, मान देखो, बिलियन का मतलब होता है कि कुछ बनाए अगर हैं, जैसे बीकर आपके पास है और इस बीकर में अगर कुछ बनाए हैं इस तरीके से, तो यहाँ से निकाले आप तो उसका भी स्वाद, और यहाँ से निकाले उसका स्वाद, यहाँ से निकाले में चख रहे हैं तो स्वाद महसूस कर रहे हैं, तो सबका स्वाद एक समान होना चाहिए। स्वाद में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अच्छा, आप कभी कभी देखते हैं ना, तो दूध में चीनी डाल देते हैं तो चीनी जाके नीचे बैठ जाता है, तो ऊपर वाला दूधवा जब पीते थे तनी पन छोछर लागल, हमारे तन में चीनी की मात्रा कम महसूस होता है। अच्छा, पीते पीते जाते जब नीचवा जब जाते हैं तब चीनिया जब रहता है तो बड़ी मीठ लगता है दूधवा, तो समांगी मिश्रण नहीं होगा बाबू। सबका स्वाद हर जगह एक समान होना चाहिए। तो माने बिलियन का मतलब ये होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, बिलियन। अच्छा देखो, जैसे मान लो कि आपने पानी लिया, नमक मिला दिया तभी बिलियन है। पानी लिए, चीनी मिला दिए तभी बिलियन है। दूध लिए, चीनी मिलाए तभी बिलियन है। लेकिन पूरा उसमें घुल जाना चाहिए। अब बिलियन तभी बनता है जब विलय और विलाय को मिलाते हैं। एकदम ध्यान से समझना, जब विलय और विलाय को मिलाते हैं तो बिलियन बनता है। और आपसे कोई पूछे कि विलय किसे कहते हैं, तो सिंपली बात याद रखेंगे, विलय में 3 ही अक्षर है तो इसकी मात्रा कम होगी। अब विलायक में 4 अक्षर है, बड़ा है तो इसका मात्रा बड़ा होगा, अधिक होगा। तो आप कहेंगे बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है उसको विलय कहते हैं। एकदम याद कर रही यार, मुँह ज़बानी। बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं, विलय। और बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, विलाय कहते हैं। अच्छा, पानी है, पानी में चीनी डाल दीजिए। पानी में काय खातिर डालेंगे, शरबत बनाने के लिए, तो चीनी आपके विलय हो जाएगा कि उसकी मात्रा कम है। और जो पानी है वो विलायक हो जाएगा क्योंकि उसका मात्रा क्या है, अधिक है। तो बिलियन का मतलब ये हुआ कि जिसकी मात्रा कम होगी विलय, और जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे क्या कहते हैं, विलायक। तो विलय का भी याद हो चुका होगा कि विलय में जिसकी मात्रा कम होती है विलयन में उसके विलय, जिसकी मात्रा अधिक होती है विलायक। समांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि ऐसे विलयन जिसमें जो माने जितने भी पदार्थ मिलाते हैं हम उसको अलग अलग नहीं देख सकते हैं, उसी को समांगी कहते हैं। समांगी का मतलब होता है कि जो मिलाते हैं उसमें जितने भी पदार्थ होते हैं उसको आप अलग अलग नहीं देख सकते हैं। जैसे पानी और चीनी मिला दें और पूरा घुल जाए उसको, तो आप अलग अलग नहीं देख पाएंगे, ना अलग अलग उसको कर पाएंगे, तो इसी को समांगी मिश्रण कहते हैं। अब विसमांगी का मतलब ये होता है कि उसको अलग अलग देख लेंगे। जैसे पानी है, पानी में मिट्टी मिला दीजिए तब पानी और मिट्टी को आप अलग अलग देख लेंगे, तो हम उसको क्या कहते हैं, विसमांगी। तो विसमांगी में हम लोग अलग अलग क्या करते हैं, देख लेते हैं। अच्छा, अब सुनो, अब एक बात होती है द्विअंगी विलयन। एकदम ध्यान से समझना है, द्विअंगी विलयन। तो आप कहेंगे ऐसे विलयन जिसमें केवल 2 ही पदार्थ उपस्थित होता है, मान 2 ही पदार्थ को मिलाकर के उसको बनाया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं द्विअंगी विलयन। क्या कहा गया, ऐसे विलयन जिसमें केवल 2 ही पदार्थ मिलाएंगे। देखो लिख दिए गए सब, हम 2 पदार्थ मिला देते हैं बस, एक जल एक नमक, 2 से अधिक नहीं, या एक जल या एक चीनी, 2 ही मिलाएंगे, तो उसी का हम लोग कहते हैं द्विअंगी। द्वि का मतलब 2 होता है ना, द्वि का मतलब 2, अंगी का मतलब अंगी माने अंग माने मिलाए गए हैं पदार्थ। तो जिस माने ऐसे विलयन जिसमें 2 ही पदार्थ मिलाए गए हैं तो उसको द्विअंगी विलयन कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछ देगा द्विअंगी विलयन से क्या आप समझते हैं, उदाहरण लिखिए, तो लिख लेंगे सब लोग। अब एक होता है त्रिअंगी विलयन। तो ये पाठ तो इतना आप पढ़े हैं, इतना आपको पढ़ाया गया कि पूरा मुँह ज़बानी सारा डाटा आपको याद होगा जो लिखा गया होगा। त्रिअंगी विलयन, त्रि का मतलब क्या हुआ, 3 उसमें मिलाएंगे। मन कहेंगे ऐसे विलयन जिसमें 3 पदार्थ मिलाते हैं, ऐसे विलयन जिसमें 3 पदार्थ मिलाते हैं उसको हम लोग कहते हैं त्रिअंगी विलयन।
ऐसे विलयन जिसमें 3 पदार्थ मिलाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिअंगी विलयन। ठीक है। अच्छा, जैसे मैं यहाँ पर त्रिअंगी का मतलब होता है कि आप नमक ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, आप प्लस पानी ले लीजिए। अरे शरबत बनाने के लिए ये भी लेते हैं, नमक चीनी पानी तीनों ले सकते हैं। बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। हाँ, नमक पानी चीनी आप मिला सकते हैं उसको, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिअंगी विलयन कहते हैं। तो जब भी बात त्रिअंगी की कहेगा तो आप तुरंत कहिएगा कि ऐसे विलयन जिसमें 3 पदार्थ मिला, जैसे नमक एक हो गया, आपका चीनी हो गया, पानी हो गया, 3 चीज़ मिला रहे हैं तो इसको त्रिअंगी विलयन कहते हैं। 3 मिलाइए त्रिअंगी, 2 मिलाइए द्विअंगी, 3 मिलाएंगे त्रिअंगी, 2 मिलाएंगे द्विअंगी। अब सुना, एक बात होती है, अच्छा इसको इसमें लिखा गया, ये वाला हिस्सा लिखा गया था इसमें, ठीक है। विलयता आपसे कोई पूछे तो क्या कहेंगे? विलयता का मतलब होता है कि कोई पदार्थ पानी में या जल में कितना घुलता है, उसके घुलने की जो क्षमता होती है उसको विलयता कहते हैं। विलयता, अच्छा इन्हें विलय होना माने घुलना। कोई पदार्थ जल में या पानी में जितना घुलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलयता कहते हैं। कोई पदार्थ अधिक घुलता है, कोई पदार्थ क्या हुआ, अधिक घुला, तो इसका मतलब है कि उसकी विलयता क्या होगी, अधिक होगी। कोई पदार्थ अगर अधिक घुला तो उसकी विलयता क्या होगी, अधिक होगी। कोई पदार्थ अगर कम घुला तो उसकी विलयता क्या होगी, कम होगी। तो विलयता का मतलब हुआ कोनो चीज़ चीनी लिए और चीनी को आपने जल में डाल दिया, चीनी को आपने जल में डाल दिया, जब चीनी को जल में डाले तो चीनी उसमें घुलने लगा। तो जब कोई भी पदार्थ घुलता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलयता कहते हैं। जितना अधिक घुलेगा उसकी विलयता उतना ही अधिक होगी, जितना कम घुलेगा उसकी विलयता उतना ही कम होगी। अब विलयता के बाद भाई फेमस है, देख लीजिएगा, इसी से अभी आप सवाल भी लगाएंगे, ये फेमस है, इसी से आप सवाल भी लगाएंगे। मोलारता का पढ़ना है, मोलारता याद है तो सुनो ध्यान से, देखो मैंने लिख दिया है मोलारता का, मैंने सूत्र भी लिख दिया है, विलय के मोलों की संख्या बटा में बिलियन का आयतन, वह भी लीटर में। तो सब लोग याद करो, मोलारता अगर आपसे पूछेगा तो क्या कहेंगे, कहेंगे आप 1 लीटर। अच्छा 1 लीटर जानते होंगे, लगभग ये लोटा में 1 लीटर आ जाएगा, इसमें 1 लीटर आ जाएगा लगभग। तो सुनिए 1 लीटर बिलियन में माने घोल दिया है, 1 लीटर का बिलियन बन गया है। तो कहेंगे नीचे से कहिएगा 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलारता कहते हैं। इसका मात्रक देखो, इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। मोलों की संख्या के लिए मोल, और इसके लिए क्या लिखेंगे, लीटर। तो मोल प्रति लीटर, तो इसकी मात्रा हो जाएगी काची, मोल प्रति लीटर। आइए हम लोग पढ़ते हैं, मोलारता याद हुआ तो कहोगे नु 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलारता कहते हैं। अच्छा सुनो, इधर सुनो बाबू, कभी भी नो सवाल में, आज हम बता दें तभी न्यूमेरिकल हम लगाएंगे, खुशबू हुआ, कभी भी सवाल में विलय के मोलों की संख्या नहीं देगा। तो समझो मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल का भी तैयारी कराते चल रहा है। सवाल में कह देगा कि 40 ग्राम NaCl को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया, तो इसकी मोलारता बताइए। तो देखो बाबू, सवाल में हमेशा आपका भार दिया रहेगा, अणु भार कभी नहीं दिया होगा। और सुनो, कभी भी मोलों की संख्या निकालना तो भार बटा अणु भार, भार बटा अणु भार तो के परमाणु भार के जोड़ के निकाला जाता है ना, भार बटा अणु भार। अभी अब सवाल आपको बताते हैं, लेकिन पहले सीखिए, सीखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सब लोग याद करिए। जब भी मोलों की संख्या कहेगा भार बटा अणु भार का आप यूज करेंगे। भार हमेशा सवाल में दिया होगा, जैसे 40 ग्राम NaCl है तो 40 ग्राम आपका भार है, और NaCl का परमाणु भार निकालेगा तो 23 + 35.5 58.5 आ जाएगा। तो इससे मोलों की संख्या निकल जाएगी। आयतन कभी भी लीटर में नहीं देगा, ये भी ध्यान रखना। कभी भी आप सवाल एकदम आएगा, बोर्ड में आया भी था, आपको याद होगा, अभी पेपर आप दिए थे तो उसमें आया था। इस वजह से एक सवाल बहुत फेमस है, हमेशा आयतन मिलीलीटर में देगा बाबू। जैसे दे देगा 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर ml लिख देगा, तो 500 ही लिखेंगे, और मिली को हटाने के लिए ना 10 को -3 लिख देंगे, बात खत्म। और हमेशा 10 को -3 को ऊपर कर देंगे, प्लस में हो जाता है। तो अब सुनिए, अब सवाल आप लगा सकते हैं, या मोलों की संख्या निकाल लीजिएगा भार बटा अणु भार से। आयतन आपका मिलीलीटर में दिया होगा, आप उसको 10 को -3 लिखेंगे तो लीटर में चेंज हो जाएगा, फिर आपका सवाल आ जाता है।
तो एक बार और देख लीजिए मोलरता की परिभाषा। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित एक विलय के मोलक की संख्या को क्या कहता है? मोलरता कहता है। चलो याद हुआ। अच्छा सुनो, अब आता है मोललता। अच्छा थोड़ा सा अंतर है इसमें। मोललता, जब मोललता की बात करेगा तो नहीं, देखो यन लिखा गया है ना, यन लिखा गया है तो यन का मतलब होता है मोलों की संख्या। जहाँ भी यन लिख दिया मोलों की संख्या, सब लोग याद करो, मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, जहाँ भी यन लिख देगा मोलों की संख्या हम लोग कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? विलायक का भार, लेकिन किलोग्राम में होना चाहिए। ग्राम में देगा तो किलोग्राम होना चाहिए। हालांकि आप भाग देंगे 1000 से तो 1000 ऊपर चला जाता है। खैर आप ऐसे ही याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन में ये कहेगा कि 10 ग्राम, देख लो क्वेश्चन में कहेगा 10 ग्राम HCl को या जो भी कहेगा को 500 ग्राम विलायक में घोला गया, तो मोललता बताइए। तब 500 ग्राम जब कहेगा विलायक के बाद 500 ग्राम, तब हमेशा इसमें 1000 से भाग देंगे, किलोग्राम बदल, ये 1000 सबसे ऊपर चला जाता है, जगह 10 के -3 ऊपर चला जाता है। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम जोख लो, पानी का जोख लो, और उसमें जितने मोलों की संख्या होगी। एक पहले 1 लीटर था तो 1 लीटर में तो तनी 900 होता है, 900 ग्राम आपका होता है, और 1 किलोग्राम में आप 1000 ग्राम कहते हैं। अब मोल अंश आ जाए बाबू, मोल अंश। अच्छा देखो मोल अंश के लिए डायरेक्टली जगह नहीं था तो यहाँ पर लिखे यन ए। अच्छा यन का है मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या, यन बी का है बी के मोलों की संख्या। ये देखो मान लो कि 2 पदार्थ आपने मिलाया है, एक ये है एक बी है, मान लो कि आपने नमक मिला दिया, चीनी मिला दिया। अगर आपसे कोई पूछे कि नमक का मोलों की संख्या बताइए, नमक की मोल अंश बताइए, हालांकि मोल अंश को आप एक्स से प्रदर्शित करते हैं। किससे? एक्स से। देखो क्या क्या बता रहे हैं, ध्यान से समझते रहना। तुम लोग कापी किताब छोड़ दो, उसको घर पढ़ो, यहाँ पढ़ो, घर पढ़ जाएंगे तो एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। चलो देखो मोल अंश कहेगा तो क्या कहेंगे? सुनो, विलय के मोलों की संख्या, एक बाबू से विलय कहल जाता है। एगो कोई चीज़ रहेगा विलय, खाली चीनी बा तो विलय, खाली नमक बा तो विलय, बात समझ रहे हैं? तो विलय के मोलों की संख्या। अरे भाई यन का मतलब होता है मोलों की संख्या, तो यन का मतलब होता है विलय के मोलों की संख्या। आइए दोनों जोड़ देंगे तो कहा आ जाएगा बिलियन, तो विलय के मोलों की संख्या और बिलियन के मोलों की संख्या के अनुपात को अनुपात कहिएगा, बिलियन कहिएगा नीचे वाला। अरे भाई 2 को जब एक ही में मिला देंगे तो बिलियन बन जाएगा। तब विलय के मोलों की संख्या और बिलियन के मोलों की संख्या का अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? अच्छा यह प्रश्न ये बेरी के पेपर में मोल प्रभाज बन करके आया था, मोल प्रभाज बन करके आया था। मोल अंश और मोल प्रभाज सेम एक ही है, आप लिखे भी होंगे सब लोग। तो क्या कहोगे? विलय के मोलों की संख्या और बिलियन के मोलों की संख्या का अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? मोल अंश कहते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता। ऐसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? एक्स से, एक्स से प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई मात्रक, क्योंकि ऊपर मोलों की संख्या लिखोगे तो मोल और नीचे मोलों की संख्या लिखोगे तो मोल, तो मोल से मोल आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कोई मात्रक आपको बचता नहीं। अच्छा अब आ जाओ हेनरी का नियम, खूब आराम आराम से पढ़ो तनी। हेनरी का नियम, तो हेनरी के नियम का क्या होता है? किसी बिलियन का वाष्प दाब उसके मोल अंश के क्या होता है? समानुपाती होता है। पढ़े थे ना आप? या किसी बिलियन का जो वाष्प दाब होता है उसके घुलनशीलता के समानुपाती होता है। जितने अधिक वाष्प दाब रहेगा उसकी घुलनशीलता उतनी अधिक रहेगी। बात समझे? मैंने कल बताया भी था एक दिन आपको कि किसी बिलियन का वाष्प दाब 10 है और किसी का 100 है, कौन अधिक घुलेगा? 100 वाला घुलेगा ना, वही होता। अगर तो हेनरी का नियम याद हुआ, किसी बिलियन का जो वाष्प दाब होता है, देखो पी को वाष्प दाब कहते हैं, पी को क्या कहते हैं? वाष्प दाब। और एक्स को क्या कहते हैं? मोल अंश। अभी आप पढ़े थे ना, तो किसी बिलियन का क्या लिखे हैं? मोल अंश को एक से प्रदर्शित करते हैं। किसी बिलियन का वाष्प दाब, किसी वाष्प दाब कहिएगा, उसके मोल अंश का क्या होता है? समानुपाती होता है। और जब हेनरी के नियम में जब हटाते हैं तो नियतांक आता है काछी के एच आता है ना, तो के एच को क्या कहते हैं? हेनरी नियतांक। एच का मतलब हेनरी, के का मतलब नियतांक। तो ये होता है आपका हेनरी का नियम। अच्छा हेनरी के नियम का अनुप्रयोग में पहले ही जान जाओ, नेक्सिया लिखा गया, पहले जान जाओ। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग में जो स्प्राइट वगैरह होते हैं, स्प्राइट वगैरह के जो बोतल होते हैं, उसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसका पतला कर देते हैं, जिससे इसका दाब क्या होता है? अधिक हो जाता है। या जो व्यक्ति जो भी होते हैं ऊपर जाते हैं
तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन गैस का लेवल कम होता जाता है, तो उसको चक्कर आने लगता है, मिर्गी उपटने लगती है बेचारा, भूख नहीं लगता है, तो उससे एक रोग हो जाता है। उस रोग को क्या कहते हैं? ऊपर जाएंगे तो एनक्सिया और नीचे जाएंगे तो बेंड्स होता है, बेंड्स। जब आदमी का होता है ना, समुद्र जो होता है, समुद्र में गोताखोर वगैरह जाते हैं तभी ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है, तो इस रोग को हम लोग क्या कहते हैं? बेंड्स रोग कहते हैं। बेंड बना होता है नीचे जाना। देखो सब लोग तनी आपको फास्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, टाइम मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर। एक बार में रिवीजन आपको हो नहीं पाएगा, एक बार सुन लेंगे तो याद हो जाता है आपको। चलिए हेनरी का नियम याद हो गया। मोल अंश जो होता है, मोल अंश यहाँ पर मोल अंश होता है प्रासद दाब के समानुपाती होता है। सेम वही होता है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम भी सेम होता है कि किसी विलयन का जो वाष्प दाब होता है वह मोल अंश के समानुपाती होता है, लेकिन नियतांक अलग हो जाता है। पी बराबर यहाँ पर आता है पी नाट। पी नाट का मतलब होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और यहाँ पर 100 हो जाएगा आपका। बात समझे? पी नाट को क्या कहते हैं? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कहते हैं। याद कर लो बाबू, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अच्छा, आपको मैंने पढ़ाया भी था कि कोई पूछ जाता है कि हेनरी के नियम में और राउल्ट के नियम में क्या अंतर है, तो बस नियतांक के अंतर है, क्योंकि हेनरी के नियम में के एच आ जाता है नियतांक, और आपके राउल्ट के नियम में क्या होता है? पी नाट आ जाता है। इसमें के माने नियतांक अलग होता है, इसमें नियतांक, बाकी सब बात होती है। अब बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सब लड़कियों को याद होगा। आदर्श विलयन याद है? अरे ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते, याद किए ना? ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का क्या करता है? पालन करता है, तो उसको आदर्श विलयन कहते हैं। अच्छा, इसका एंथैल्पी का मान 0 होता है और इसका आयतन भी 0 होता है, याद कर लेना। तो ऐसे विलयन, हालांकि संसार में कोई ऐसा विलयन नहीं है जो आदर्श विलयन का माने, लेकिन फिर भी कुछ विलयनों को माना जा सकता है। तो ऐसे विलयन जो क्या होता है? राउल्ट का नियम का पालन करता है, उसको आदर्श विलयन कहते हैं। आराम से पढ़ने दो ना। ऐसे विलयन, तो तुम सुनो ध्यान से यार, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का क्या करता है? पालन करता है, उससे आदर्श विलयन कहते हैं। इसका एंथैल्पी का मान 0 होता है, इसका आयतन भी क्या होता है? 0 होता है। अच्छा, अनादर्श विलयन आ जाओ। तो ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है बाबू, उल्टा कह देना है और क्या। आदर्श में पालन करता है तो आना आग वाला गिल तो पालन नहीं करता है। तो ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, मैंने लिख भी दिया यहाँ पर, राउल्ट के नियम का पालन करेगा आदर्श, पालन नहीं करता है तो अनादर्श। तो ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का क्या करता है? पालन करता है, उससे आदर्श विलयन कहते हैं। और ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, उसका अनादर्श विलयन कहा जाता है। सबको समझ में आया? पूरा ये याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ? अब एक होता है परासरण। तो परासरण मैंने लिखा है कि जब विलयन के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं तो इस क्रिया को परासरण कहते हैं। जब विलयन के कण कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं तो इसको परासरण कहते हैं। आप सबको याद होगा, अधिक सांद्रता का मतलब पानी में अधिक नमक डाल दीजिए तो सांद्रता अधिक हो गई। कम सांद्रता का मतलब पानी में कम नमक डाल दीजिए तो कम सांद्रता हो गई। कम का मतलब कम चीज़ मिलाइए, अधिक का मतलब अधिक मिलाइए। तो आपने लिखा क्या है कि जब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर कण गति करते हैं परासरण। जैसे सुनो, जैसे आपको मैं यहाँ पर 2 बीकर आपके पास उपस्थित है ना? 2 बीकर आपके पास उपस्थित है। एक में केवल आपने पानी लिया है, केवल जल है बाबू, केवल क्या है? जल है। एक में आपने जल लिया और जल के साथ साथ आपने नमक भी लिया। चलो इसको अर्धपारगम में झिल्ली से जोड़ देंगे। आपको याद है अर्धपारगम में झिल्ली किसे कहते हैं? जिससे केवल विलायक के कण बाहर निकल सकते हैं, माने पानी बाहर निकल सकता है, लेकिन विलय के कण बाहर नहीं निकल सकते। चीनी नहीं निकल सकता है, नमक नहीं निकल सकता है, यूरिया नहीं निकल सकता है, लेकिन जल निकल सकता है। विलायक का मतलब जल। तो अर्धपारगम में झिल्ली किसे कहते हैं? तो वह झिल्ली जिससे विलायक के कण बाहर निकल सकते हैं लेकिन विलय के कण बाहर नहीं निकल पाते, उसको अर्धपारगम। जैसे मनुष्य का लीवर है, लीवर यकृत जिसको हिंदी में कहते हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि है, आप सभी लोग जानते होंगे। इसका वजन जो होता है लगभग 1500 ग्राम यानी 1.5 किलो होता है, समझ रहे यकृत। और सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी। सबसे छोटी ग्रंथि आपका जानते हो पीयूष ग्रंथि है, मटर के दाना के बराबर है वो, लेकिन उसी से पूरा शरीर का नियंत्रण हो रहा है, पूरा शरीर का कार्य करना है, समझ रहे हैं? चलो, तो आदर्श विलयन परासरण जाने। तो अब बताइए, खाली ये जल है तो इसकी सांद्रता कम होगी ना, कहीं कुछ मिलाया ही नहीं है। ऐसे में जल और का लिया नमक, तो इसकी सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। तो इधर से कण गति करते हुए इधर जाएंगे। देखो
इसी को कहते हैं परासरण। तो कम सांद्रता से जो कण है अधिक सांद्रता गिर जा रहे हैं। अच्छा भाई, कम सांद्रता क्यों करें? क्योंकि केवल इसमें पानी है। इसकी अधिक सांद्रता क्यों करें? क्योंकि आपने पानी में नमक भी मिला दिया। तो यही तो कहा गया है कि जब कम सांद्रता से जो विलयन के कण होते हैं अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। अच्छा, अब आपको एक प्यारा सा टॉपिक आता है, परासरण दाब। कौन दाब? परासरण दाब। तो सुनो, जब बात कर रहा परासरण दाब के, तो क्या कहेंगे? कहेंगे वह दाब जिस पर परासरण की क्रिया रुक जाती है। देखो हुआ कहा, सुनो होता कहा है। जैसे इस पर आप दाब लगाए, इसी पर लगाना है, अधिक सांद्रता वाले दाब लगाए, लगाते गए, कण जा रहे हैं, अभी कण गति कर रहा है, इधर से इधर जा रहा है। देखो ये जा रहा है कण, दाब लगाते गए, एक ऐसा कंडीशन आएगा कि अब जाएगा ही नहीं, कण रुक जाएगा। माने जो कण जा रहा था, अब ये कण क्या होता है? नहीं जाता है। जब यहाँ पर एक ऐसा दाब लगा देते हैं, तो जब कण गति नहीं करता है, जब परासरण की क्रिया रुक जाती है, तो इस दाब को कहते हैं परासरण दाब। माने वह न्यूनतम दाब जिसके द्वारा परासरण क्रिया को रोका जा सकता है। देखो यहाँ पर लिखा गया है, परासरण की क्रिया को रुक जाना। माने वह दाब जिससे परासरण क्रिया रुक जाता है, जिससे परासरण क्रिया नहीं होती है, तो उसको हम लोग कौन सी दाब कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। उसे कौन सा दाब कहेंगे हम लोग? परासरण दाब। तो वह दाब जिस पर परासरण क्रिया रुक जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं परासरण दाब। उसे क्या कहते हैं हम लोग? परासरण दाब कहते हैं। जिसमें परासरण क्रिया क्या होती है? रुक जाती है, उसको हम लोग कहते हैं परासरण दाब। सबको याद है परासरण क्रिया रुक जाती है, भुलाना मत इसको। सुनो, एक होता है प्रतिलोम परासरण। अब देखो, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना, या परासरण के विपरीत जो क्रिया होती है उसको प्रतिलोम परासरण। मान लो कि आपने परासरण दाब इस पर लगाया और एक क्रिया रुक गई। मान लो कि आपने परासरण दाब लगाया, क्रिया क्या हो गई? रुक गई। तो नहीं, और ही दाब लगा दीजिए, अब तो उल्टा चलेगा ना। इस पर रुक गया था, अब तो उल्टा चलेगा। अब जब कण इधर से कंपन इधर करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रतिलोम परासरण। क्या कहेंगे? प्रतिलोम परासरण। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो कण होते हैं अधिक सांद्रता से, किधर अधिक, देखो लिखा भी गया, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, तो इसी को कहते हैं हम लोग प्रतिलोम परासरण। क्या कहेंगे? अच्छा, कुछ और इसमें टॉपिक्स जो हैं आपको थोड़ा मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक आपका चीज़ आता है जिसका नाम होता है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत। चलिए थोड़ा सा एक और हेडिंग है, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, एक आपका है आयतन प्रतिशत। अब सबको याद होगा द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या होता है? विलय का द्रव्यमान। सुनो ध्यान से, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान। अब बट्टा में क्या होता है? विलयन का द्रव्यमान। इसके साथ गुणे का होता है 100 होता है। ठीक है, आयतन प्रतिशत में क्या होता है? विलय के आयतन, विलय का आयतन। और नीचे कहा जाएगा विलयन का आयतन, विलय का आयतन और विलयन के आयतन। इसके साथ गुणा में कहा जाएगा 100 प्रतिशत में होता है। तो सुनो ध्यान से, अगर कोई पूछे आपसे द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, तो कहेंगे कि विलय के द्रव्यमान। सब लोग याद करो, विलय के द्रव्यमान और विलयन के द्रव्यमान के अनुपात को, विलय का द्रव्यमान और विलयन के द्रव्यमान के अनुपात को जब प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, तो इसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। याद करो, विलय के द्रव्यमान और विलयन के द्रव्यमान के अनुपात को जब प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, तो उसी को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अगर ये प्रतिशत नहीं होता तो 100 नहीं होता, प्रतिशत नहीं होता तो 100 नहीं होता, प्रतिशत है तभी 100 है। तो आप सीधे कहिएगा विलय के द्रव्यमान और विलयन के द्रव्यमान के अनुपात को जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, तो इसे द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। इसको सूत्र जरूर लिखना जब ये इस परिभाषा को लिखना। तब एक होता है आयतन प्रतिशत, तब विलय के आयतन और विलयन के आयतन के अनुपात को जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? आयतन प्रतिशत कहा जाता है। ठीक है, अब आपसे मैं एक सवाल दे रहा हूँ लगाने के लिए।
देखो एक सवाल आपको दिया गया, जो बच्चे नहीं लगा पाए उनके लिए मैं बता देता हूँ कि कैसे लगाएंगे आप। 40 ग्राम NaOH को 500 मिलीलीटर जल में घोला जाता है तो विलयन का मोलरता बताइए। मैंने कहा जो भी सवाल होगा उसमें हमेशा भार दिया होता है, क्योंकि ग्राम में जब होगा तो भारे होगा। 40 ग्राम भार है तो मैंने भार आपका 40 ग्राम आपके सामने लिख दिया। और हमेशा अणु भार निकाल लेते हैं NaOH का, तो NaOH का अणु भार Na का 23 होता है तो आपने 23 लिखा, परमाणु भार से निकलता है। Na का 23 होता है, O का ऑक्सीजन है तो 16 होता है, हाइड्रोजन के 1 होता है, तो पूरा ऐड करेंगे तो 40 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। उसके बाद से विलय के मोलों की संख्या पूछ रहा है, तो भार बटा अणु भार, भार 40 अणु भार 40, 40 से 40 आपका कैंसिल, 1 मोल आपका हो जाएगा। मोलरता पूछ रहा है, तो मोलरता बराबर होता है मोलों की संख्या, देखो n लिख दिया गया, n का मतलब मोलों की संख्या बटा में आयतन, वो भी लीटर में, आयतन वो भी किस में, लीटर में। तो मोलों की संख्या देखा आपने निकाल दिया है, एक भर देना है, आराम आराम से समझो। और अणु भार नहीं, एक निकाल है ना, आयतन कह रहा है, तो आयतन तो 552 मिलीलीटर में है, तो मिली को हटाना बड़ी ज़रूरी है, तो 10 का पावर माइनस का लिख देंगे 3। लेकिन मैंने आपको कहा कि हमेशा 10 के पावर माइनस 3 जो होगा ऊपर चला जाएगा, 10 के पावर 3, तो 1000 बटा 500, 10 के बाद 3 का मतलब 3 जीरो, तो 1 आगे 3 जीरो बटा 500 काट कूट करेंगे 2 मोल प्रति लीटर आ जाएगा। चलिए, तो केमिस्ट्री आज के लिए इतना रहेगा। आप सभी लोग बोलिए।